हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप बर्मन आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आज हम लोग नेफ्रॉन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और जो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है, जो एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशन है, वो हमारा अलग वीडियो है। तो बिफोर ऑफ स्टार्टिंग ऑफ आवर वीडियो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन पे अपना कमेंट्स मुझे लिख के दीजिए। मुझे आपका कमेंट्स का इंतज़ार है। आपके कमेंट्स से मुझे आगे के वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का कोई वीडियो मुझसे बनाने के लिए सोचते हैं, अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ अपना वीडियो बना के दूँ, तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि पता है कि हमारा किडनी मेटानेफ्रिक है, तो ये किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो हमें पता है वो है नेफ्रॉन। और ये कॉर्टेक्स रीजन है, और ये आपको पता है, और ये मेडुला रीजन है। आप जानते हैं कि कॉर्टेक्स सेक्शंस जो है, ये कॉर्टेक्स सेक्शन को मैंने इसको थोड़ा सा आपको डिवाइड करके दिखाया। तो नेफ्रॉन हमारे शरीर में है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। फर्स्ट इज कॉर्टिकल एंड सेकेंड इज जक्स्टामेडुलरी। That 85% of the nephron in our body, it is approximately cortical nephron, and only the 15% is juxtamedullary nephron. आपको पता है कि near a million nephron, approximately 1 million is there in per kidney, although the modern research says that it is approximately 12 lakh. सो आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं, जो डाटा आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा आपको हमेशा वही ध्यान में रखना है। कभी कभी आप देखेंगे कि एक ही स्ट्रक्चर है, उसका 2-3 डाटाज आपको मिल रहा है और आप पजल हो रहे हैं कि कौन सा डाटा को फॉलो करें। तो मेरा आपको सजेशन है कि एनसीईआरटी बुक में जो है आप उसी को फॉलो कीजिए। तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो आउटर पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स में है, और जो मिडल नेफ्रॉन है वो इनर पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी में है। देखिए, ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और ये जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन, इसका मैं आपको एक बेसिक अंतर बताऊं। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशंस के लिए वो जो आपका रेनल ट्यूब्यूल से जो एब्जॉर्प्शंस होगा, जो हम लोग देखेंगे, तो वो एब्जॉर्प्शंस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये जो इफरेंट आर्टरियोल होगा, ये यहाँ पे कैपिलरी बनाएगा इसके चारों ओर। लेकिन ये जक्स्टामेडुलरी जो नेफ्रॉन है वो थोड़ा डेप्थ में है, और वो एक ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट तैयार करता है, जिससे एब्जॉर्प्शंस, सॉल्ट एब्जॉर्प्शंस बनता है। तो एब्जॉर्प्शंस होता तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन से है, बट दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। सो दिस इज द कॉज, एंड दिस इज डन as per the mechanism of the juxtamedullary nephron। तो आप देखिए, अभी मैं एक नेफ्रॉन को स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ये जल्दी जल्दी एक्सप्लेन मैं आपको कर दूं। तो आप बुक्स में आपके पास है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन डिफरेंस आर देयर, यू कैन फॉलो फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। और भी एक चीज जो आप बाद में देखेंगे कि इफरेंट आर्टरियल पेरिट्यूबुलस कैपिलरीज फॉर्म करता है अराउंड द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और यही इफरेंट आर्टरियोल जो क्या बनता है, वासा रेक्टा, जो इसके पैरेलल रन होगा वो वासा रेक्टा बनाएगा। तो वासा रेक्टा ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट्स तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में होता है वो एब्सॉर्प्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं कि ये जो नेफ्रॉन है, देखिए कि पहला पार्ट जो है वो क्या है, मैल्पिजियन कॉर्पासल। और दूसरा है आपका रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल्स
तो देखिए मैल्पिजियन कॉर्पसस जो है आप उसको जानते हैं कि इसको दो हिस्से में हम लोग कर सकते हैं, एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है बोमेन्स कैप्सूल। तो ये ग्लोमेरुलस है और ये बोमेन्स कैप्सूल है, जो एक टर्मिनल एंड है रेनल ट्यूब्यूल्स का, और ये रेनल ट्यूब्यूल्स है जिसको आप पता है कि रेनल ट्यूब्यूल्स को आप बांट सकते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स फ्रॉम, लेट वी कैन स्टार्ट हियर फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एंड हियर टू हियर दैट इज द हेनलीज लूप, एंड there is the distal convoluted tubules from here to here. This is the distal convoluted tubules. उसके बाद क्या है? उसके बाद ये connecting tubules है, connecting tubules. This is connecting, okay? And after that, this is collecting tubule system. क्यों? कि जो पार्ट कॉर्टेक्स में है वो कॉर्टिकुलर है, जो एक पार्ट मिडल में है और एक पार्ट रेनल पैपिला तक एक्सटेंडेड है। तो ये जो है तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हेनलीज लूप्स एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, उस पर कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है जो, और उस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के साथ कनेक्टेड है, जो उसका तीन पार्ट है, वो आप स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा। जो क्या है, एक है आपका कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, एक है मिडलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, और उसके बाद जो है रेनल पैपिलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। खैर, और वो रेनल पैपिलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स डैप्स ऑफ बेरिलिन से ओपन होगा, जो आपने किडनी स्ट्रक्चर देखा हुआ है उसमें ये है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये ग्लोमेरुलस क्या है। आपको पता है तो शुरू करते हैं ये मैल्पिजियन कॉर्पसस एंड ये ग्लोमेरुलस से। मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है कि आपको थोड़ा सा टाइम का बचत हो। देखिए दिस इट इज द afferent renal artery. एफरेंट रेनल आर्टरी। आप देखिए, जैसे हम लोग ने ये, हमें पता है कि जो रेनल आर्टरी जो किडनी में एंटर होता है, आप जानते हैं कि ये अगर किडनी स्ट्रक्चर है तो रेनल आर्टरी ये हाइलम पोर्शन से ये एंटर करेगा, और ये रेनल आर्टरी का डिवाइड है। रेनल आर्टरी, आप नीट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ कि रेनल आर्टरी जो है, जो एक ब्रांच है डॉर्सल एओर्टा का, तो रेनल आर्टरी बनता है पहले सेगमेंटल आर्टरी, फिर बनता है लोअर आर्टरी, फिर लोअर आर्टरी बनेगा इंटरलोअर आर्टरी, उसके बाद ये बनेगा आपका आर्क्यूट आर्टरी, और आर्क्यूट आर्टरी का एक ब्रांच ये रेनल आर्टरी है, जो आपको किडनी स्ट्रक्चर में आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो एफरेंट रेनल आर्टरी है ये अप्रॉक्सिमेटली 50 माइक्रोन इन डायमीटर है, और यहां से ब्लड भीतर जाता है। अब ये भीतर एक मास ऑफ कैपिलरीज बनता है, अप्रॉक्सिमेटली 35 to 50, whatever written in your book, basically whatever written in your NCERT book, you should follow that way. So there is a mass of capillaries, and this mass of capillaries contain, so it is the glomerulus. So this portion is the glomerulus, and this is covered by the Bowman's capsule. So ये एक बोमेन्स कैप्सूल रेनल एंड का वन एंड है, ये एक डायलेटेड एंड है जहां पे ये बोमेन्स कैप्सूल है, और बोमेन्स कैप्सूल का आप देखिए कि जो ये विसरल लेयर है, तो बोमेन्स कैप्सूल, ये बोमेन्स कैप्सूल है, और उसका ये क्या है कि विसरल लेयर, और ये आउटर लेयर है, ये है पैराइटल लेयर। तो ये विसरल लेयर और ये पैराइटल लेयर। विसरल लेयर का एक
there is a characteristic that there are podocyte cells. There is the podocyte cell in the visceral layer of the Bowman's capsule. So ये podocyte layers क्या है कि इसमें देखिए आप सेल लाइक प्रोजेक्शन आप पाएंगे, तो उसमें क्या है कि एक लाइन है ऐसा सेल का, तो इसके भीतर एक क्या होता है, काफी छेद होता है जो स्प्लिट स्पोर बोलता है। आप देखिए ये जो ग्लोमेरुलस है ये एक ब्लड कैपिलरीज है, और आपको अच्छी तरह पता है कि ब्लड कैपिलरीज पोर्शन में सिर्फ एंडोथेलियम ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि जो ब्लड वेसल्स है, एक ब्लड वेसल्स का 3 लेयर्स होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना दैट इज मेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूनिका मीडिया दैट इज मेड बाय द मसल्स, एंड ट्यूनिका इंटीमा that is the endothelium. So this is the endothelium, there is a tunica intima. So this one is on this is the structure glomerulus having this appearance. Now so endothelium, that is the glomerulus portion, this is the visceral layer of the Bowman's capsule, and between them there is a basement membrane. ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं जो मैंने ड्रॉ किया है, तो ये बनेगा फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। तो आपको मैं ये लिख के बताता हूं। सो एंडोथेलियम दैट इज ऑफ ग्लोमेरुलस प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन and plus visceral layer of Bowman's capsule. तो ये आपका बना फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, ये ध्यान में रखिए। तो ये आपका है फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। दिस फिल्टरिंग मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। और अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है कि ग्लोमेरुलस से एक ब्लड प्लाज्मा का एक पोर्शन Bowman's कैप्सूल में एंटर करेगा। दिस इज द कैविटी ऑफ Bowman's कैप्सूल। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। जो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो मेरा अलग वीडियो है उसमें आपको मिलेगा। तो आपको जरूर ये समझ में आ गया। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये ग्लोमेरुलस, ये जो आर्टरी मास है, इसमें एक सेल आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं मेसेंजियल सेल। आप इसको ध्यान में रखिए, मेसेंजियल सेल। सो ये मेसेंजियल सेल जो ये आर्टरियोल में रहेगा और ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को कंट्रोल करता है। ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या है कि एक पर मिनट में एक पोर्शन ब्लड प्लाज्मा यहाँ से इधर आएगा, तो दैट इज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। सो ये जो मेरा फंक्शन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है, सॉरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है और यूरिन फॉर्मेशन, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो अप्रॉक्सली 14 मिलीमीटर है। अब ये ध्यान में रखना है, पूरा जो रेनल ट्यूब्यूल्स है वो एक्चुअली है 3 सेंटीमीटर का, और उसका डायमीटर 20 माइक्रोन से 60 माइक्रोन तक वो वेरी होता है। तो PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इनका जो सेल है ये एक जैसे एक कॉलमनर सेल है। मान लीजिए कि अब मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊं।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने लेट ये दिस पोर्शन को मैंने सेक्शंस आपको यहाँ पे लिखा है कि जो इनर वॉल है वो थोड़ा माइक्रोवेवली आपसे रिलीज हुआ है ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो, क्योंकि इन ए डे 172 लीटर्स ऑफ प्राइमरी यूरिन पर डे यहां से इधर रेनल ट्यूब्यूल्स में एंटर होता है। तो ये रेनल ट्यूब्यूल्स में क्या इसका फंक्शंस क्या है? इसका फंक्शंस है कि एब्जॉर्प्शन करना, जिसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। There is a huge content of water and other usable things along with some non-usable things. Our motto, that means the motto of nephron, is to absorb those usable things and send it to the blood again. And what are those non-usable things? Those need to be released. Those are the toxic things. Suppose, as you know, basically the excreted product in our body is urea. So urea would be released to it. So the purpose of this one is to absorption. Therefore, the surface area is highly increased by having this type of extension, that is a brush border shell. We know it as a brush border shell. और काफी माइटोकॉन्ड्रिया से काफी एक्टिव एरिया है। एक्चुअली सेल स्ट्रक्चर आपको देखा है, लेकिन इसका सेल स्ट्रक्चर आप दूसरे बुक्स में देखेंगे कि आप दो सरफेस जो है वो टच है, लेकिन भी जो एट द बेसमेंट में उनके पास वो थोड़ा सा वो पहले ये टाइट जंक्शन है। मान लीजिए ये सेल है, ये एक्चुअली ऐसा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉक्सिमल कॉर्नर ट्यूब्यूल्स, उसके बाद ये हेनलीज लूप है। देखिए ये हेनलीज लूप अप्रोक्सीमेटली हेनलीज लूप देखते हैं, ये 21 मिलीमीटर इन लेंथ अप्रोक्सीमेटली है। आप देखेंगे जो हेनलीज लूप है, आप उसका देखिए, ये एक डिसेंडिंग आर्म है और ये एक असेंडिंग आर्म है। तो दिस इज द डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेनलीज लूप एंड दिस इज द ascending arm of Henle's loop. आप यहाँ पे मैंने एक हाइपोथेटिकली बना के रखा है कि that is the thick descending arm, thin descending arm, thin ascending arm and thick ascending arm. लेकिन अगर आप कॉर्टिकल नेफ्रॉन में देखें तो ये कंटिन्यूअसली थिक है, ये थिन पोर्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आप उसका डिफरेंस आपको मैंने बता दिया है, जब आप उसको याद रखिए। और इसका जो है ये भी डेंसली पैक्ड वन सेल लेयर से बना हेनलीज लूप, लेकिन ये क्या है कि आपका एक स्केल लाइक एपिथेलियम से ये बना है। तो इससे जो डिसेंडिंग आर्म है, इससे वाटर एब्जॉर्ब होता है, और ये असेंडिंग आर्म से, ये असेंडिंग आर्म जो है वो वाटर के लिए इम्परमेबल है, सॉल्यूट्स सपोज सोडियम एंड क्लोरीन सॉल्ट्स, ये सब एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद ये पोर्शंस, ये डिस्टस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो एक हेनलीज लूप मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप नेट के लिए जा रहे हैं। ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आप देखे हैं ना, इसका आप किसी में आपको मिलेगा PCT1, PCT2, PCT3। जो PCT3 है वो है पार्स रेक्टा। आप ये इसको ध्यान रखिए, अगर आपको कई क्वेश्चंस में आ जाए कि पार्स रेक्टा कहाँ है तो आप उसको बता पाएंगे। दैट इज द लास्ट एंड ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या है हेनलीज लूप, ये डिस्टस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, और एवरी डिस्टस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्या होगा कि एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल से बीच से होते हुए जाएगा। अब देखिए कि ये डिस्टस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, तो ये अप्रोक्सली आपका जो मैं लेंथ बताऊं वो 3 से 4 मिलीमीटर का ही होता है। उसके बाद ये कनेक्टिंग सिस्टम से जुड़ जाएगा और फिर ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स सिस्टम बनेगा। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, कलेक्टिंग सिस्टम है, वो आपका अप्रोक्सीमेट 20 मिलीमीटर है। तो ये टोटल बन जाता है, आप जैसे मैंने आपको डाटा बताया। तो देखिए ये डिस्टस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल के बीच से होते हुए जाएगा, ये एक मस्ट है। और यहाँ पे देयर आर 3 सेल्स दैट क्रिएट द
juxtaglomerulus apparatus और JG apparatus। ये काफी इंपॉर्टेंट है JG apparatus। और ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हुए कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में कलेक्टिंग सिस्टम्स में ये एंटर हुआ। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राइंग करके दिखाया कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और इफरेंट आर्ट्रियोल है, जिससे ब्लड कैपिलरीज जुड़ के ग्लोमेरुलस फिर जुड़ के इफरेंट आर्ट्रियोल ये रिलीज हुआ। दैट इज अप्रॉक्सिमेट 25 माइक्रोन। तो ये इफरेंट आर्ट्रियोल फिर या फिर इसके ऊपर पेरिटिकुलर कैपिलरीज फॉर्म करेगा या फिर ये वासा रेक्टा बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि जेजी एपरेटस है, तो वो जेजी एपरेटस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आपको पता ही है, जैसे मैंने ये इफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल दिखाया कि इफरेंट आर्ट्रियोल थिन होता है ताकि प्रेशर यहाँ पे ज्यादा बने। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस मैंने आपको मेंशन किया है ताकि वो बन पाए। तो खैर वो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, उसमें हमारा उसको मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि जेजी एपरेटस। So there are three types of cell. There are three types of cell. ये तीन किस्म का सेल एक वेरी वाइटल रोल प्ले करता है और जिससे आपका बना क्या, आपका जेजी एपरेटस। फर्स्ट दैट इज अ मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा कहां पे है? ये मैक्यूला डेंसा देखिए, मैं आपको यहां से फिर से ड्रॉ करके दिखाऊं। लेट इट इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो कुछ सेल्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का मॉडिफाइड हुआ। ये डीसीटी, ये एक सेक्शन है। तो ये बना मैक्यूला डेंसा, मतलब इस यहां का कुछ सेल्स मॉडिफाइड बना। और ये मैक्यूला डेंसा का फंक्शन क्या है? ये मैक्यूलर फंक्शंस ये करता है कि टिब्यूलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक करता है। टिब्यूलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक, आप इसको ध्यान में रखिए। टिब्यूलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मतलब अगर ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड का सेल है, अगर यहां से फ्लो होता है, प्राइमरी यूरिन ज्यादा फ्लो होता है, तो वो क्या करेगा, वो फीडबैक चालू करेगा। तो कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, आर्टेरियल जो ट्यूब्यूल्स है इसमें ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, तो कम प्राइमरी यूरिन यहाँ पे आएगा और कम फ्लो करेगा। तो और या फिर अगर इस डिस्टेंस से ज्यादा फ्लो होता है प्राइमरी यूरिन का, तो फिर ये कॉन्स्ट्रिक्ट ये डायरेक्ट हो जाएगा और ज्यादा यूरिन पास होगा और फिर ये बनेगा, ज्यादा यूरिन जाएगा। तो ये टिब्यूलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक को मेंटेन करता है। अच्छा, दूसरा सेल जो है वो है लैसिस सेल। ये कहां पे प्रेजेंस है? ये जो लैसिस सेल है ये आपका बिटवीन द एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये इफरेंट आर्ट्रियोल है। इन दोनों के बीच में है। दिस इज द लैसिस सेल। तो यहां पे है लैसिस सेल बिटवीन एफरेंट आर्ट्रियोल एआरटी एंड इफरेंट आर्ट्रियोल ईआरटी। इन दोनों के बीच में एंगल्स में जो सेल है वो है आपका लैसिस सेल। और लैसिस सेल का फंक्शंस क्या है? इससे रेनिन सिक्रेट होता है। रेनिन, इसका हम लोग फंक्शंस देखेंगे। ये एक एंजाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है? दैट juxtaglomerular cell, or it is known as Pulci-Sen cells.
कहां पे है? इट प्रेजेंट्स ऑन द इफरेंट आर्ट्रियोल। जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, उस इफरेंट आर्ट्रियोल्स वॉल का कुछ मॉडिफिकेशन है। एक्चुअली इफरेंट आर्ट्रियोल का जो जो स्मूथ मसल्स लेयर है, आपको पता है कि एक आर्टरी का 3 लेयर, जैसे मैंने बताया कि बाहर का जो कनेक्टिव टिश्यू, भीतर का मसल्स और उसके भीतर एंडोथेलियम, तो जो मसल सेल्स है वो मॉडिफाइड हुआ है और यही बना है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। और इससे भी आपका रेनिन निकलता है जो एक एंजाइम है। तो आपको समझ में आ गया होगा, 3 सेल्स है और 3 सेल्स मैक्युला डेंसा जो डीसीटी से बिलोंग्स करता है, लैसिस सेल्स जो एफरेंट और इफरेंट के एंगल्स में प्रेजेंस है, एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल ये है। तो ये 3 सेल्स आपको बना। अब हम लोग देखेंगे कि रेनिन कैसे फंक्शंस करता है। चलिए देखते हैं। तो ये रेनिन जो है, चलिए इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशियस है। चलिए चलिए ये रेनिन को समझते हैं थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेनिन, ये जो सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरॉन, ये सिस्टम है, ये एक रेगुलेशन है। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन रेगुलेशन, इसको मैं आपको रेनिन से एक्सप्लेन करता हूं। तो रेनिन एक एंजाइम है। एक हमारे लिवर से एक प्रोटीन तैयार होता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। This protein synthesized by liver. Now, this protein, it is act by renin. और रेनिन इसका क्या करता है कि रेनिन इससे 10 न्यूक्लियोटाइड निकाल देता है। 10 न्यूक्लियोटाइड मतलब कि ये एंजियोटेंसिनोजेन इससे अगर 10 न्यूक्लियोटाइड निकाल दे तो बनेगा एंजियोटेंसिन 1। Sorry, 10 amino acids. Okay, beg your pardon, 10 amino acids. Angiotensin 1. So, removal of 10 amino acids. तो क्या बना? एंजियोटेंसिन 1। अब एक और एंजाइम इसके ऊपर काम करेगा, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो लंग्स से निकलता है, लंग्स एपिथेलियल से निकलता है और इससे फिर से 2 एमिनो एसिड्स को क्लिप ऑफ करेगा, निकाल देगा। किससे? एंजियोटेंसिन 1 से। तो क्या बन गया? एंजियोटेंसिन 2, और यही इसका एक्टिव फॉर्म है। तो रेनिन क्या किया? रेनिन क्या किया? एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया by removing of 10 amino acids, and angiotensin 1 converting into angiotensin 2 by the angiotensin converting enzyme, and 2 amino acids is removed. Now angiotensin 2 ये एक फंक्शनल फॉर्म, ये हार्मोन है और ये क्या काम करता है मैं आपको बताता हूं। ये आप जरूर नोट डाउन इसको रखिएगा कि कैसे बना। ये एक मैकेनिज्म, आप उसको नोट डाउन करके रखिए। और मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप अपना एक जगह रखिए, अपना एक कॉपी हो, जो भी हो, उसको मेंटेन कीजिए, जिसमें जो मैकेनिज्म है उसको आप असॉर्ट करके रखिए, या फिर रेगुलेशन है उसको आप असॉर्ट करके रखिए। खैर, तो ये जो आपका ये एंजियोटेंसिन 2 है, इसका फंक्शन मैं आपको बताऊं कि ये एक वैसोकॉन्स्ट्रक्टर है, बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये सबसे पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रक्टर है।
वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये क्या होगा कि ये डिक्रीज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट को डिक्रीज करेगा। तो अगर ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होगा तो ये क्या बना, एफरेंट आर्टरियोल में डिक्रीज हुआ ना, तो लेस ब्लड आया, तो आपका क्या बना, लेस ये हुआ, लेस प्राइमरी यूरिन हुआ, लेस यूरिन फॉर्म हुआ। तो ये पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। और उसके बाद एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन प्लस क्लोरीन। तो सोडियम एंड क्लोरीन को ये एब्जॉर्ब करवाएगा। क्यों? और एक चीज देखिए, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये स्टिम्युलेट करेगा एल्डोस्टेरॉन। जो आपका एल्डोस्टेरॉन आपको पता है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, और एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन क्या होगा, ये काम करेगा। और जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, मैंने आपको बताया कि ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है। मैंने आपको ये नहीं बताया था कि यहाँ पे 2 सेल्स है, एक पी सेल्स और एक आई सेल्स। तो ये पी सेल्स, तो ये पी सेल्स को, सॉरी ये हाँ नहीं, ये आई सेल्स से आई सेल के ऊपर एक्ट होगा, और आई सेल के ऊपर एक्ट होके एल्डोस्टेरॉन सोडियम एंड क्लोरीन को एब्जॉर्ब करेगा और पोटेशियम को रिलीज करेगा। तो लिखते हैं एब्जॉर्प्शंस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो ये हम लोग देखें कि ये एल्डोस्टेरॉन का, सॉरी ये है रेनिन का फंक्शन है। और एक चीज यहाँ पे रिलीज होता है, जब आपका किडनी से जब लेस ऑक्सीजन होता है, जब आपके ब्लड में लेस ऑक्सीजन है, तब किडनी से भी लेस ऑक्सीजन, क्योंकि वही तो ब्लड आपके किडनी होते हुए जा रहा है। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि किडनी के भीतर एक कंडीशन है जिसमें लेस ऑक्सीजन है, उसको बोलेंगे इस्चेमिक किडनी। और अगर इस्चेमिक किडनी हुआ तो ये मैकेनिज्म आपको याद रखना है। तो ये रेनिन बने तैयार करेगा एरिथ्रोपोएटिन, और एरिथ्रोपोएटिन एरिथ्रोसाइट्स फॉर्मेशंस करता है, मतलब आरबीसी काउंट करता है। तो इन केस ऑफ इस्चेमिक किडनी, तो ये क्या बना, एरिथ्रोपोएटिन। ये एरिथ्रोपोएटिन आरबीसी फॉर्मेशंस में हेल्प करता है। ये जेजी एपरेटस का फंक्शन है। तो रेनिन एंड एरिथ्रोपोएटिन ये आप याद रखिए। अब इसमें एक और फंक्शन है कि एडीएच हार्मोन, आपको पता है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में काम करता है और वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे एक है एक्वापोरिन, एक्वापोरिन 2, ये एक चैनल प्रोटीन है। ये चैनल प्रोटीन जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में है, तो एडीएच उसको ये प्रोटीन, ये चैनल प्रोटीन को स्टिम्युलेट करा, मतलब यहाँ से ये क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और सब एब्जॉर्ब करके फिर ब्लड में रेडिकुलर कैपिलरीज में चला जाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आया है। ये मैंने बताया जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, वो इफरेंट आर्ट्रियोल फिर रेडिकुलर कैपिलरीज फॉर्म करके फिर रेनल वेन होके निकल जाए। तो ये मैंने आपको नेफ्रॉन स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। होपफुली आपको ये पसंद आएगा, आप समझ चुके, आपको समझने में मदद करेगा। चलिए, और अगर आप इससे आपको लगता है कि आपको मदद किया तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स दीजिए, और आपके कमेंट्स मुझे आगे के वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।